ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे स्टेप टू कंट्रोल इमोशन, जो कि पहले का हमारा थोड़ा सा रह गया, जिसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे स्ट्रेस, इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप्स, है ना, कौन कौन से टाइप का स्ट्रेस होता है, क्या क्या उसका नेचर है, डेफिनेशन क्या, तो सबके बारे में समझेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं इमोशन के बारे में, स्टेप टू कंट्रोल इमोशन स्टेप देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं भाई कैसे कंट्रोल करना है, क्या होता है, कैसे हमारा इमोशन जो है जनरेट होता है ना। तो सबसे पहले तो एनर्जी का पूछा था मैंने, एनर्जी क्या होता है ना, नहीं बताया किसी ने। तो पावर, हाँ। और जैसे कि कोई भी हमारा इमोशन है, तो एक लाइफ को बैलेंस करने के लिए, नॉर्मल जिंदा रहने के लिए, व्यक्ति को लाइफ अच्छी चलाने के लिए क्या होता है, इमोशन की जरूरत होती है ना, जो कि हमको नेचुरली बाय गॉड गिफ्टेड ही हमको प्रकृति के द्वारा हमको मिलते हैं, है ना, सबके अंदर होते हैं। ऐसा कोई है क्या इमोशन नहीं है इसके अंदर? नहीं है ना, सबके अंदर ही होते हैं। और हमारी लाइफ को नॉर्मल बैलेंस बनाने के लिए, अच्छी लाइफ को चलाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए इमोशन का होना भी जरूरी है ना। तो इमोशन का कुछ इमोशन होते हैं पॉजिटिव, कुछ हमारे इमोशन नेगेटिव भी होते हैं, है ना। और बचपन से हमको सिखाया जाता है कि भाई जो पॉजिटिव इमोशन है वो आपको एक्सप्रेस करना है, जो नेगेटिव इमोशन है उनको आपको एक्सप्रेस नहीं करना है ना। और नेगेटिव इमोशन, कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, है ना। सोसाइटी में रेस्ट्रिक्शन रहता है समाज में कि भाई इमोशन आपको नहीं दिखाना है ना, पॉजिटिव है तो वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बचपन से ही हमको क्या करते हैं, सप्रेस करना, उनको बता दिया जाता है कि भाई सप्रेस करना है। तो सप्रेस तो हम कर लेते हैं, जैसे छोटे छोटे हम किसी चीज़ के इमोशन को लेकर हमने सप्रेस कर लिया, मतलब उसको दबा देना, अपने अंदर ही रखना, वो फीलिंग को, एक्सप्रेशन को अपने से बाहर नहीं निकालना, है ना। तो फिर जैसे हमने अपने अंदर तो उनको सप्रेस करके रखा, पर हम कभी जैसे मौका मिलता है हमको, हम सोचते हैं जैसे कि लोगों को जैसे ही मौका मिलता है उनको अपने एनर्जी को, अपना जो इमोशन है उनको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई जैसे स्पोर्ट्स पर बात करने लग जाता है ना, कोई पॉलिटिक्स पे करने लग जाता है, कोई करंट टॉपिक वगैरह कैसे चल रहा है इस पे करने लग जाता है, तो उसका जो अंदर का इमोशन है वो क्या कर रहा है, फीलिंग है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भड़ास निकालना, है ना, कि भाई वो निकालना शुरू कर देता है ना, किसी भी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड उसका जो इमोशन सप्रेस था। तो हमको क्या करना है, इमोशन को ना हमारे को सप्रेस करना है, ना उनको सप्रेस, नहीं इग्नोर करना है ना, इग्नोर भी नहीं करना है ना हमको सप्रेस करना है। इग्नोर हम कैसे करते हैं, कोई भी इमोशन आया, हमने सोचा चलो यार अपना माइंड कन्वर्ट करते हैं, हम दूसरे वर्ग में, दूसरी एक्टिविटी में इंगेज हो जाते हैं ना, और कुछ एक्शन लेने लगते हैं कि चलो भाई मोबाइल चलाने लग जाते हैं या टीवी सीरियल वगैरह देखने लगते हैं, इमोशन को हम दूसरी जगह इंगेज कर देते हैं। तो हमको ना सप्रेस करना है, ना उनको क्या करना है, हमको मतलब सप्रेस भी नहीं करना है, ना दूसरे वर्क में हमको उनको नेग्लेक्ट करना है, मतलब अवॉइड भी नहीं करना है। फिर करना क्या है, हमको माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना है। माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, उसके बारे में समझेंगे। माइंडफुलनेस का जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको क्या करते हो, उसकी जो एनर्जी है, इमोशन, इमोशन कैसा बेसिकली क्या होता है, एक एनर्जी होती है। जैसे किसी भी चीज़ को लेकर हमारे अंदर सब्जेक्टिव फीलिंग आई, है ना, किसी चीज़ को लेकर के आपने देखा कि भाई, हमने डॉग का एग्जाम्पल लिया था कि आपने डॉग को देखा, देखने से आपके अंदर क्या हुआ, एक सैड आया, आपको एक फेयर हुआ, फेयर हुआ, तो वो चीज़ किस में, आपके एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इधर वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। जैसी एनर्जी कन्वर्ट हुई, एनर्जी से क्या हुआ, आपका एक्शन आया, आपने एक्शन लिया, तो एक्शन आ जाता है, वो किस में आ जाता है, हमारे फिजिकल लेवल पर। तो अभी उस एक्शन को क्या करना है, उस एनर्जी को हमको कन्वर्ट करना है। यदि नेगेटिव आ रही तो फिर हम उसको कैसे कन्वर्ट, मतलब कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको, मतलब माइंडफुल की प्रैक्टिस से उसको हम सप्रेस भी नहीं बोल सकते, ना उसको हम नेगलेक्ट बोल सकते, कैसे मतलब हम उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, है ना। तो एनर्जी का ये रहता है कि एनर्जी को ना तो कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना कोई जनरेट कर सकता है, ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, है ना। एनर्जी को सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो, है ना। फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे भाई इलेक्ट्रिक है तो इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको लाइट के सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ना ट्रांसफार्मर आता है छोटी लाइट से, और इससे बड़ी होती है, फिर और बड़ी, फिर उसको कन्वर्ट करते जाता है। तो एनर्जी को क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं।
ऐसे हम लोग यूथ रहते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत एनर्जी रहती है ना, यंगस्टर है हम, भाई एनर्जी है, पर एनर्जी का क्या कर रहे हैं हम, गलत जगह यूज़ करते हैं ना। अभी कोई जैसे बॉयज़ ये तो जैसे पॉलिटिक्स वगैरह में कर रहा है, कोई कुछ में कर रहा है, लड़ाई दंगा फसाद कर रहा है, हड़ताल वगैरह कर रहा है ना, कॉलेज में एक ग्रुप बना लेते हैं, वो पॉलिटिक्स वगैरह चलने लगता है। तो एनर्जी का हम क्या कर रहे हैं, सही जगह पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको हमको क्या करना है, उसको ट्रांसम्यूट करके, उसको ट्रांसफ़र करके हमको सही तरीके से एनर्जी का यूज़ करना है ना। तो ये तो हमने समझ लिया भाई, एनर्जी को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना उसको जनरेट कर सकते हो, सिर्फ आप उसका जो उसका वे है, आप उसका जो रूप है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसका परिवर्तित कर सकते हो। तो जैसे अभी हम बता रहे थे कि भाई कैसे आपको फिर उसको, और जो डिसीज़ का मेन जो कॉज होता है 90% वो साइकोलॉजिकली होता है। हम स्ट्रेस वगैरह में जाते हैं, बार बार इमोशन आता है, बार बार हमको ट्रिगर करता है, उससे जो स्टिमुलेट होता है फिर वो क्या हो जाता है, हमारी 90% डिसीज़ का साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों लेवल की जो डिसीज़ होती है उसका जो मेन कॉज होता है, मेन कारण होता है, वो क्या होता है, हमारा इमोशन, हमारा साइकोलॉजिकल डिसीज़, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल भी अफेक्ट करता है और साइकोलॉजिकल भी अफेक्ट करता है। तो इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमको माइंडफुलनेस का, हमने शायद पिछले उसमें भी कुछ में समझा था ना, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना, कंट्रोल करने का। तो जैसे ही आपके अंदर कोई भी इमोशन आ रहा है, आपके अंदर जनरेट हो रहा है ना, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपको थोड़ा सा एक सेफ प्लेस पर जाना है और अपने आप को मतलब शांत करना है, अपने आप को बैठ जाना है ना, फिर उसको एक फील करना है, महसूस करना है कि भाई जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो किधर किधर एनर्जी जनरेट हो रही है, कैसे हो रहा है, उसको फील करना है। और यदि आपका मेंटल कैपेसिटी अच्छा होगा, आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करोगे, आपको सेल्फ अवेयरनेस होगा, है ना, अपने बारे में आपको अवेयरनेस होगी, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, तो जो नेगेटिव का आपका एनर्जी है वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक वहाँ से कम होता जाएगा और आप माइंडफुलनेस का वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। पर मतलब इतना आसान नहीं है, पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें हो जाती है ना। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर लगेगा कि यार मतलब कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई ये कुछ काम नहीं कर रहा है, पर बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ों को आप कर सकते हो, है ना। तो ये तो हमारा एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया। अभी हम बुक के हिसाब से देख लेते हैं कि ये कैसे करना है। तो ये कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड वो उसको कंट्रोल करता है ना। अब तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी एनर्जी आ जाती है ना, तो थॉट आ रहे तो उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसके बाद आता है जैसे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि एक सेंटर होता है, वो भी हमारे इमोशन को और इस सब को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम अच्छा माइंडफुल का प्रैक्टिस करेंगे तो वो जैसी हमारा पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी और जो नेगेटिव है वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगी, वहाँ से डाउन हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके हम अपने आप में यदि अवेयरनेस होगा तो हम उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये तो नॉर्मल बातें हो गई हमारे इमोशन को कंट्रोल करने की। आया समझ। उसके बाद देखते हैं हम स्टेप टू कंट्रोल इमोशन, है ना। अभी हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं बुक की लैंग्वेज से। गेट इनफ रेस्ट, आपको रेस्ट भी लेना चाहिए, 7 से 9 घंटे यहाँ पर बताया कि इतना आपको नींद लेना चाहिए, इतना सोना चाहिए डेली 24 घंटे में से, तो उससे भी आपका जो इमोशन है वो कंट्रोल हो सकते हैं। मोस्ट पीपल नीड 7 to 9 आवर ए नाइट, लेस देन इट मे रिजल्ट इन इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स टू रूटीन अपसेट। यदि हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, प्रॉपर रेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, तो वैसे ही एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हेडेक होता है, तो काम में भी हमारा मन नहीं लगता। तो प्रॉपर हमारा 7 से 8 घंटे, स्टूडेंट हो तो 6 घंटे भी काफ़ी है ना, तो इतना हमारा नींद होना चाहिए। उसके बाद ईट वेल एंड एक्सरसाइज, आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, अच्छा हेल्दी डाइट वगैरह खाना खा रहे हो ना, तो आपकी जो फिजियोलॉजिकल है, आपके ऑर्गन लेवल पर भी अच्छी तरीके से वो वर्क करेंगी और आपका मेंटल लेवल भी उसमें आपका हेल्दी रहेगा। हार्ट रेट हो गई, आपका रेस्पिरेशन हो गया, है ना, हार्मोनल का प्रोडक्शन वगैरह हो गया, तो ये नॉर्मल होगा, तो आपका इमोशन भी नॉर्मल कंट्रोल में रहेंगे। उसके बाद टॉक टू ट्रस्टेड अदर, जो आपके ट्रस्टेड पर्सन है, और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी लाइफ में 2-3 ऐसे पर्सन होना चाहिए, मिनिमम 2 तो होना चाहिए, जिनसे कभी भी हमको कुछ बात करना है, हम कुछ टेंशन में है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, तो कभी भी हम उनसे फ़ोन लगा के अपनी जो फीलिंग है, थॉट है, उनके साथ शेयर कर सकें। मतलब ऐसे पर्सन जो हमारे साथ अनकंडीशनली अटैच है ना, तो उनसे हम हमारे जो भी इमोशंस आ रहे हैं तो हम उनके साथ शेयर करेंगे, तो थोड़ा सा हमारा इमोशन भी वहाँ पर कंट्रोल हम उसको कर सकते हैं।
उसका लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आपको सीखना चाहिए कि भाई कौन सी प्रॉब्लम उसमें हमको कैसे टैकल करना है, कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। और यदि जैसे आपका फिर मेंटल स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है 100 लेवल का और आपको प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ 10 20 या 50 लेवल तक की, तो आप उसको फटाक से सॉल्व कर दोगे। पर आपकी जो मेंटल की कैपेसिटी है वो कितना 10 या 20 लेवल तक की है, 10 या 20 नंबर की है, और आपके पास प्रॉब्लम आ गई 50 की, 100 की, 60 की, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपका जो मेंटल लेवल है, आपकी अवेयरनेस है, वो इंक्रीज होगी, ज़्यादा रहेगी, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आप वैसे ही चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, है ना। तो आपका इमोशनल स्ट्रॉन्ग भी होना जरूरी है। लर्न टू सूट यूर सेल्फ, मतलब अपने आप को जो प्रॉब्लम है उनको कम करना। फोकस ऑन यूर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू टेक ऑन डिफिकल्ट सिचुएशन, चेंज अवर रिस्पॉन्स टूवर्ड नेगेटिव जजमेंट अबाउट द यूर सेल्फ। अपनी स्ट्रेंथ पे आपको फोकस करना है, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कैसे आप उसको और डिफिकल्ट जो सिचुएशन आ रही कैसे उससे ओवरकम कर सकते हो। टूवर्ड नेगेटिव जजमेंट अबाउट यूर सेल्फ, आपका जो रिस्पॉन्स है, आपके जो नेगेटिव जजमेंट, उसको आपको कम करना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, गेट गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेस ऑफ फेस। स्ट्रेस को आपको कैसे फेस करना है उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए, कैसे आप उसको फेस कर सकते हो, कैसे आप उससे डिफीट कर सकते हो। फिर थिंक इट इज़ पॉसिबल टू हैव स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड थिंक एट द सेम टाइम। If your emotion tend to get you are into trouble, think through how you want to respond the next time you have feeling like anger, fear, sadness or disgust. जो भी आपका इमोशन आ रहे हैं, है ना, कैसा आपका इमोशन है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड थिंक द सेम टाइम। आपका जो स्ट्रॉन्ग इमोशन भी है, आपका इमोशनल भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो, कैसे उस चीज़ को पॉसिबिलिटी को देख रहे हो, वहाँ पर वो चीज़ें भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसको आदर टेक एवरी डे टू डू समथिंग फन फॉर एंजॉयबल, है ना, आपको एंजॉय के लिए, फन के लिए भी कुछ करना चाहिए। वैकेशन वगैरह पे जा सकते हो घूमने फिरने के लिए, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह, एक्टिविटी वगैरह, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो। हेल्प अदर इन सिमिलर सरकमटेंस, आपके जो सिमिलर मतलब जिनको प्रॉब्लम है भाई उसी लेवल की, आप उनकी हेल्प भी कर सकते हो कि भाई कैसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, कैसी सिचुएशन को टैकल करना है। तो कभी आपके साथ यदि वो सिचुएशन होती है तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा कि मैंने पिछली बार इसको बताया था, ये सिचुएशन अभी मेरे साथ भी आई, तो मैं कैसे इससे निकल सकता हूँ, कैसे डिफिकल्टी से बाहर आ सकता हूँ। कंसीडर थेरेपी, यदि बार बार आपको आ रहे हैं और आपको ज़्यादा उसका जो है इंटरफेयर कर रहे हैं आपके डे लाइफ में, आपका फंक्शनल वगैरह चेंज हो रहा है, ज़्यादा ही आप इमोशनली हो रहे हो, तो आप थेरेपीज वगैरह ले सकते हो, या जो साइकेट्रिक होते काउंसलर हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेप में था। इसका बुक मिला है क्या सबको, नहीं मिला तो नोट कर लो ये स्टेप्स। फर्स्ट हमारा गेट इनफ रेस्ट, eat well and exercise, talk to trusted other, learn to solve problems, learn to suit yourself.
get good information about the stress you face. About the stress you face. 7. Think it's possible to have a strong emotion. It's possible to have a strong emotion and think at the same time. Take time every day to do something fun or enjoyable. 8 नंबर का है हमारा टेक टाइम एवरी डे to do something fun or enjoyable. ऊपर का लिख लिया. 9 नंबर का है हेल्प अदर्स इन सिमिलर सर्कमटेंसेस. हेल्प others in similar circumstance. Consider therapy. ये 10 स्टेप है जिससे हम हमारे इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहला है हमारा गेट इनफ स्लीप, है ना. अच्छा स्लीप लेना है हमको 7 to 8 आवर का. उसके बाद गेट अच्छा हेल्दी डाइट वगैरह खाना, एक्सरसाइज वगैरह करना है जिससे हमारा फिजिकल लेवल भी अच्छा रहेगा और मेंटली भी हम अच्छा रहेगा हमारा. दिख रहे हैं. लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी हमको, प्रॉब्लम को फेस करना भी सीखना है. कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना, किसी भी सिचुएशन में है तो कैसे हम उससे निकल सकते हैं, कैसे उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं. लर्न टू सूट यूर सेल्फ. सूट यूर सेल्फ मतलब अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको फोकस करना है, अपनी जो वीकनेस वगैरह को कम करना है अपने आप को. जो अपना नेगेटिव जजमेंट है अपने आप को लेकर के उसको हमको कम करना है ना. पॉजिटिव हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमको सोचना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो नेगेटिव इमोशन है वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएंगे. फिर नेक्स्ट हमारा गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेस यू फेस. जो भी आप स्ट्रेस को फेस कर रहे हो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए कि स्ट्रेस का ट्रिगर पॉइंट क्या है, स्ट्रेस क्यों आ रहा है, क्यों मुझे इमोशन आ रहा है. Think it is possible to have strong emotion and think at the same time. If your emotion tend to get you into trouble, think through how you want to respond the next time you have feeling like anger,
fear, sadness और disgust. जब भी आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए और उसी टाइम आप सोच सकते हैं कि भाई ये इमोशन क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, आपको उस पर भी थिंक करना है. टेक टाइम एवरी डे टू डू समथिंग फन और एंजॉयबल, है ना. कुछ हमको एवरीडे हमको कुछ एंटरटेनमेंट, फन, है ना, थ्रिल वगैरह, ये सब के लिए, एंजॉय के लिए भी कुछ चीज़ें, एक्टिविटी करनी चाहिए, है ना. उसके बाद हेल्प अदर्स इन सिमिलर सर्कमटेंस. आपकी जैसे सर्कमटेंस में, आपकी जैसे सिचुएशन में कोई अदर पर्सन है तो उसका भी आप हेल्प कर सकते हो. वहाँ से भी आप लर्न कर सकते हो कि कैसे भी जो पर्सन था वो सिचुएशन से बाहर निकला. टेक टाइम एवरी डे टू डू समथिंग, ये हो गया हेल्प अदर्स. कंसिडर थेरेपी. इसके बाद आप थेरेपी भी ले सकते हो यदि आप ज़्यादा स्टेज पर पहुंच गए हो, आपको बार बार वो चीज़ें ट्रिगर कर रही है, आपका डेली फंक्शन में अल्टरेशन हो रहा है ना, इमोशन आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, आपका डेली फंक्शन वगैरह प्रॉपर नहीं कर रहे हो, तो आप थेरेपिस्ट वगैरह ले सकते हो और काउंसलर वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हो. एक पॉइंट रह गया, टॉक टू ट्रस्टेड अदर. जो आपके ट्रस्ट बने हैं, जिन पे आप विश्वास करते हो, उनसे भी आप बात कर सकते हो. आपको कोई भी इमोशन आ रहा है तो अपनी फीलिंग और इमोशन उनके साथ शेयर कर सकते हो, है ना. तो इतना इसका स्टेप था. आया समझ दें दोनों पॉइंट हमारा, वो जो फर्स्ट में बताए थे पहले वो और अभी का, आगे समझ. अभी हम देखते हैं स्ट्रेस के बारे में. स्ट्रेस क्या होता है बताइए. क्या होता है? टेंशन और तनाव. ये तो उसका मीनिंग हिंदी वर्ड हो गया, है ना. और क्या होता है स्ट्रेस, बताओ. हाँ. और क्या होता है? इधर बताओ क्या होता है स्ट्रेस. टेंशन, स्ट्रेस, तनाव और ऐसा कोई है इसको स्ट्रेस नहीं होता है? तुमको नहीं होता है? होता है. किसको नहीं होता है? हाँ, मुझे तो नहीं होता है. हाँ, किसको स्ट्रेस नहीं होता है कोई ऐसा? सबको स्ट्रेस होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं होता है ना. कैसे उसको कंट्रोल करना है वो चीज़ें सीखना पड़ता है ना. कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, पर प्रॉब्लम में कैसे टैकल करना है, कैसे अपनी लाइफ को आपको वो करना है, कैसे आप हैप्पी कर सकते हो, कैसे उससे एडजस्ट कर सकते हो, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है ना. हर पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हर पर्सन को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आता है. पर कहते हैं कि भाई ऐसा एक सॉन्ग है, उसमें बताया कि भाई स्पिरिचुअल सॉन्ग है कि एक समय क्या आ जाता है, हम कहते हैं कि भाई हम कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना. कुछ समय बाद सब कुछ ठीक नहीं होता है, हम वो दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं, है ना. है ना, कहते भाई कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो. तो ठीक में कुछ नहीं होता है, थोड़ी हमारी आदत बन जाती है, दर्द के साथ ही जीना सीख जाते हैं, है ना. कि दर्द ही अब हमारी दवा बन गया, है ना. एक कृष्णा जी का सॉन्ग है, उसमें बताया कि कुछ समय बाद दर्द ही हमारी दवा बन जाता है फिर, है ना. तो स्ट्रेस क्या होता है हमारा, ऑल एक्सपीरियंस. एक स्ट्रेस एक यूनिवर्सल फिनोमेना है ना. एक यूनिवर्सल फिनोमेना को क्या बोल सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक फिनोमेना है, मतलब एक प्रोसेस है जिसको सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं. ऑल पीपल एक्सपीरियंस इट. ऐसा कोई नहीं है जो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं करता होगा. पेरेंट रेफर टू स्ट्रेस ऑफ राइजिंग. थोड़ा अपने हिसाब से समझ लेते हैं कब कब हमको स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है.
जैसे आप स्टूडेंट हो, है ना, तो अभी भाई आपने साल भर से पढ़ाई नहीं किया और एग्जाम आ गए, है ना, सिर्फ आपको 4-5 दिन बचे हैं, तो आपको क्या आता है, स्ट्रेस आता है कि भाई थोड़ा सा एक फेयर आता है, एक डर रहता है कि भाई कैसे अभी मैं पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ, कैसे पास होंगे, तनाव आता है ना, स्ट्रेस आता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक स्ट्रेस। जैसे कोई अभी जो शादीशुदा है ना, उसकी फैमिली है, वाइफ है, बीवी बच्चे है, तो उसको भी स्ट्रेस रहता है कि भाई मुझे कैसे फैमिली को चलाना है, कैसे पैसा कमाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, एक तनाव आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस। उसके बाद इस, क्या हुआ, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन के बाद फिर उसको जॉब ढूंढना है, उसको जॉब चाहिए, तो जॉब से रिलेटेड उसको स्ट्रेस आ रहा है। कोई जॉब कर रहा है, उसका वर्कलोड ज़्यादा है, बॉस ने बहुत सारा काम दे दिया है कि इतना काम करना है, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना, इतना टास्क आपको कंप्लीट करना है, तो उसको भी क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है ना। आप स्टूडेंट हो, आपको बहुत सारा होमवर्क दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, फाइल वर्क दे दिया, नोट्स भी करना है, प्रेजेंटेशन भी देना है, एक ही दिन में सब करना है, तो आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेस आता है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रेस, है ना, सही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना। हाँ। और जैसे कोई हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने उसको डायग्नोज कर दिया रिसेंटली भाई आपको कैंसर हुआ है, तो वो भी स्ट्रेस में चला गया है। कोई भी उसको HIV एड्स हुआ है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हुआ है ना, रिसेंटली जैसे ही उसने सुना, वो भी एक स्ट्रेस हो गया, उसको एक तनाव महसूस होने लगा, है ना। तो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है, जो कि हर पर्सन अपनी लाइफ में इसको करता है। पर नॉर्मल है तो वो चल जाता है, पर यदि बार बार वो चीज़ ट्रिगर कर रही, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब वो जाकर के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को अफेक्ट करती है। तो इसका इतना ही इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, इतना आपको समझ आया होगा। ये क्या है, स्ट्रेस इज एन अनएवॉइडेंस पार्ट ऑफ द लाइफ। ऐसा नहीं कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो, है ना, हर पर्सन को स्ट्रेस महसूस होता है, हर पर्सन उसको एक्सपीरियंस करता है। बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म फेस चैलेंज फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट एंड फ्रॉम its own need. The challenge or problem it must solve if it is to survival and thrive. सर्वाइवल के लिए आपको, थ्राइव करने के लिए स्ट्रेस का भी, जैसे हमने देखा था भाई, इमोशन भी क्या है हमारे को, सर्वाइवल के लिए, लाइफ को जिंदा रहने के लिए, अच्छी लाइफ मेंटेन करने के लिए इमोशन भी होना जरूरी है, जो हमको जैसे गॉड गिफ्टेड है, नेचुरली हमको वो चीज़ें प्रकृति ने दी हुई है। ऐसे ही स्ट्रेस भी उसी तरीके का है, आपको लगभग लगभग एक जैसे ही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस हमको यहाँ पर समझना है कि भाई स्ट्रेस क्या है, फिर आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे एंजाइटी क्या है, टेंशन क्या है। एंजाइटी अलग होता है, टेंशन अलग होता है, स्ट्रेस अलग होता है, और डिप्रेशन अलग होता है, इमोशन, फीलिंग, ये भी अलग होता है। तो थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, पर सब अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। जैसे एक ही फेस के दो लोग रहते हैं, तो ऐसे ये भी है। तो उसके बाद हमने देखा कि भाई कब कब हमको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इज यूनिवर्सल, सबसे पहले तो यूनिवर्सल फिनोमेना है, मतलब ये सबको होता है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको नहीं होता है। पेरेंट रेफर टू स्ट्रेस ऑफ राइजिंग चिल्ड्रन, वर्किंग पीपल टॉक टू टॉक ऑफ स्ट्रेस ऑफ देयर जॉब, है ना। पेरेंट्स से कि भाई उसको बच्चों को लेकर टेंशन है कि ये बड़े कैसे, मतलब आगे क्या करेगा, फ्यूचर में क्या नहीं करेगा, क्या इसका पढ़ाई होगा। कोई जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको अपने वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस है कि भाई जॉब से रिलेटेड है। कोई स्टूडेंट है तो वो उसको अपने लेवल पर, स्कूल के लेवल पर, कॉलेज लेवल पर उसको स्ट्रेस है। स्ट्रेस रिजल्ट कैन फ्रॉम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस। इसमें आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने इमोशन में देखा था कि पॉजिटिव इमोशन भी है, नेगेटिव भी है। ऐसे ही आपका स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्राइड प्रिपेयरिंग फॉर द वेडिंग, एक दुल्हन है जो शादी के लिए प्रिपेयर हो रही है, तो उसको भी स्ट्रेस होता है ना। होता है कि नहीं होता है, कि कैसे शादी होगी, क्या होगा, मेकअप अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है ना, अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, फोटो आने वाली है स्टेज पर, तो उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। हाँ, तो ये क्या, पॉजिटिव स्ट्रेस है लकी। और ग्रेजुएट प्रेपरिंग टू स्टार्ट ए न्यू जॉब, आपने ग्रेजुएट किया है तो आप भी न्यू जॉब को प्रिपेयर कर रहे हो भाई, अभी न्यू जॉब को आप सर्च कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको स्ट्रेस होता है। हस्बैंड कंसर्न अबाउट द केयरिंग ऑफ हिज वाइफ एंड फैमिली, हस्बैंड को स्ट्रेस होता है कि भाई वाइफ की केयर करना है, फैमिली की केयर करना है, पैसा कमाना है ना, बच्चों का लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, पालन पोषण करना है, ये सब के लिए। उसके बाद डाइट,
डायग्नोस होता है किसी चीज को, रिसेंटली कोई डायग्नोस हुआ है तो वो भी स्ट्रेस का, तनाव का शिकार होता है। तो ये जनरल इसकी बातें हो गई। स्ट्रेस इज ए पैटर्न ऑन स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एन ऑर्गेनिज्म मेक टू स्टिमुलाई इवेंट दैट डिस्टर्ब इट्स इक्विलिब्रियम। The stimulus event include huge variety of external and internal conditions that collectively are called stressor। अब इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। स्ट्रेस इज साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल टेंशन दैट थ्रेटन्स होम्योस्टेसिस ऑफ पर्सन्स साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। स्ट्रेस क्या है? एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल टेंशन है ना? साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल टेंशन है ना? साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल टेंशन। स्ट्रेस हमको कब कब एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हमें टेंशन को अक्यूर व्हेन डिमांडिंग सिचुएशन टेक्स डिसोनेंस, है ना? डिमांडिंग एक सिचुएशन के हिसाब से हमको क्या होता है? डिमांडिंग सिचुएशन जैसे हमने भाई कुछ चीज़ हमको चाहिए और वो चीज़ हमको उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तब भी हमको क्या होता है? हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, तब भी क्या होता है? थोड़ा सा हमको स्ट्रेस आता है। Stress is any characteristic of environmental which threaten a person demand perceived difficult to meet or as insufficient to meet one's need। यदि कोई भी हमारी नीड है, हमारी आवश्यकता है, वो हमको पूरा हो गया है या पूरा नहीं हुआ है, जितना हमको चाहिए थी उतना वो चीज़ हमको नहीं मिल पाई है ना, हम सेटिस्फाई नहीं हुए उस चीज़ से, तब भी हमको स्ट्रेस आता है। नेचर ऑफ स्ट्रेस में देखेंगे, नाउ इट इज द लाइफ बिकमिंग हरी एंड busy, so people have to solve a lot of things every day। Sometimes they are stresses from pressure of work and family, pressure of the work and family themselves। The word stressors have has been used for the stimulus that provoke stress response। इसमें भी नेचर टाइप में वही बताएं कि इसका क्या क्या प्रकार होता है, कैसा इसका नेचर होता है ना। तो आज की लाइफ में बताएं कि भाई हम अपने अपने काम में बिजी हैं, सबको कुछ ना कुछ चीज़ें जल्दी चाहिए, हर व्यक्ति जल्दी में रहता है ना। जैसे ट्रेन में देखा होगा कि हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, हर पर्सन को जाने की जल्दी रहती है, तो घर से ही लेट निकलते हैं है ना, और स्टेशन पे जाते हैं, कई बार दौड़ते दौड़ते स्लिप हो जाता है, ट्रेन में चढ़ते चढ़ते गिर जाते हैं। डेली का कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ आते रहता है, बारिश के सीजन में तो ज़्यादा होता है ना, जूते स्लिप होते हैं, ट्रेन में चढ़ रहे हैं भागते भागते। तो हर व्यक्ति बिजी है, हर व्यक्ति के पास टाइम नहीं है ना, दौड़ती भागती लाइफ में हमारी। सो पीपल हैव सॉल्व लॉट ऑफ थिंग एवरी डे, और हम लॉट ऑफ थिंग्स होती है हमारे लाइफ में, एक्टिविटी आती है, हमको सॉल्व करना रहता है, कभी ये कभी वो, डेली कुछ ना कुछ नया आता रहता है ना। तो वो तो एक स्वाभाविक है, वो तो नया तो आना ही है, पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई ईश्वर या भगवान हमारे पास इतनी प्रॉब्लम क्यों भेज रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग हमको बनना होगा, स्ट्रॉन्ग यदि हम बन जाएंगे, इस मैंने भी बताया था कि आप यदि 100 लेवल तक स्ट्रॉन्ग बन गए तो 10-20 नंबर की आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो आप फटाक से सॉल्व कर दोगे। तो ऐसा नहीं कि हम समस्याएं हर पर्सन के लाइफ में होती, तो हम ये नहीं कह सकते भाई समस्या मेरी लाइफ में है या किसी और की लाइफ में नहीं है, तो हमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। Stress has many definitions. Medical dictionary define as the organism a total response to environmental demand pressure। All these definitions indicate that stress is a body way or responding to any kind of demand। It is feeling of being overloaded, tension, worried, है ना। ये क्या होती है? एक फीलिंग होती है हर ऑर्गेनिज्म में। मेडिकल डिक्शनरी के हिसाब से इसको डिफाइन किया है कि स्ट्रेस एक इन्वायरमेंटल क्या है, आपकी डिमांड है और प्रेशर है ना। इन्वायरमेंट किसी भी चीज़ को लेकर के आपका
डिमांड है और एक प्रेशर है ना, कि भाई एक आपको बोला कि भाई इतना काम आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी आज, है ना, 5 बजे तक ये चीज़ आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप घर जा सकते हो। तो आपको क्या हो रहा है, एक डिमांड किसका है, भाई ये चीज़ कंप्लीट करनी है। दूसरी चीज़ आपको प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी आ रही है ना, उस चीज़ को लेकर के टेंशन हो रहा है बार बार, फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरलोडेड, आपको काम आपकी जितना कैपेसिटी थी उससे आपको ज़्यादा काम दे दिया गया, तो आपको वैसे ही स्ट्रेस होगा, है ना। आपको बोला गया कि भाई आज ये आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, नोटबुक भी कंप्लीट करके लाना है, प्रेजेंटेशन भी देना है, और जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह बताएं वो भी आपको याद करके आना है। तो आपको क्या होगा, भाई इतना आपका कैपेसिटी नहीं था, उससे आपको ज़्यादा का काम दे दिया गया, तो आपको स्ट्रेस होगा, ये होगा, आपको ओवरलोडेड फील होगा कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा काम दे दिया, ओवरलोडेड हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रेस, इन अदर वर्ड में। तो सब साइंटिस्ट ने, सबने अपना अपना व्यू, अपना अपना वहाँ पर बताया हुआ है, पर सबको यदि हम ओवरऑल को एक सबको कंबाइन करके समझे कि भाई इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ, तो ये क्या हो गया, फीलिंग ऑफ ओवरलोडेड, टेंशन और वरी, है ना, उस चीज़ को लेकर चिंता हो रही है हमको, और टेंशन हो रही है ना, चिंता बोलेंगे ना, टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, फीलिंग ऑफ ओवरलोडेड कि भाई इतना मुझे बहुत ज़्यादा काम आ गया। यदि उतना आप टैकल कर सकते हो तो फिर मैंने जैसे भी बताया, आप फटाक से उसको सॉल्व कर दोगे, इतना नहीं आएगा, पर आपके लेवल से ज़्यादा आ गया, आपको फीलिंग हो गया ओवरलोडेड कि यार इतना मैं कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। तो ये होता है हमारा स्ट्रेस। अब देखेंगे इसके टाइप ऑफ स्ट्रेस में कौन कौन से इसके टाइप हैं। इतना समझ आया, आया कि नहीं? ये बना लो सभी। हाइपर स्ट्रेस, या ओवर स्ट्रेस। यू स्ट्रेस मतलब गुड स्ट्रेस है ये, गुड स्ट्रेस। डिस्ट्रेस इधर आ जाएगा, डिस्ट्रेस ये बैड स्ट्रेस है, बैड स्ट्रेस। इसमें भी आता है आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आ जाता है आपका एक्यूट, एक्यूट स्ट्रेस, ये शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म नीचे आ जाएगा क्रोनिक, क्रोनिक में क्या होगा, लॉन्ग टर्म। इधर हाइपो स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस, अंडर ब्रैकेट में लिखो अंडर स्ट्रेस।
हो गया? लिख लो तो बता देना। लिख लिया? स्ट्रेस अच्छा होता है या बुरा होता है? बुरा होता है? हाँ, अच्छा कैसे होता है? कैसे? हाँ, और अच्छा कैसे होता है, बुरा कैसे होता है? जो बुरा बोल रहे हो वो बताओ बुरा कैसे है, जिसने अच्छा बोल रहा है वो बताओ अच्छा कैसे होता है। हाँ, और हम्म, और इधर से बताओ। हम्म सबसे पहले आ जाता है हमारा यू स्ट्रेस ना। यू स्ट्रेस क्या होता है? ये गुड स्ट्रेस यहाँ पर बताया है कि ये अच्छा होता है, गुड होता है। गुड कैसे होता है फिर? गुड स्ट्रेस ऑल्सो नोन एज यू स्ट्रेस है ना। यू स्ट्रेस को आप गुड स्ट्रेस भी बोल सकते हो। इट इज द टाइप ऑफ स्ट्रेस व्हेन वन फील व्हेन सी ही और सी फील एक्साइटेड। जब आप एक्साइटेड फील करते हो तब भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है ना। किसी भी चीज़ को लेकर आपका एक्साइटमेंट है तो साथ ही साथ आपका स्ट्रेस फैक्टर भी वहाँ पर इंक्लूड होता है। तो वह या जो भी है वो मेल फीमेल ही और सी एक्सपीरियंस excited. The individual feel this type of stress when he or she is going for the examination. जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तब आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है ना। जब फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, कैसे होगा, क्या होगा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे बैठेंगे, किसका रोल नंबर किधर है ना, पास हो रही हूँ नहीं हो रही हूँ ना, ये सब क्या रहता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। और एक्साइटमेंट भी होता है कि भाई फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छा होगा तो एक्साइटमेंट भी होता है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है ना। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरा का बात आता है हमको द इंडिविजुअल फील एग्जामिनेशन ऑन द राइड कार। जब आप फर्स्ट टाइम ड्राइविंग कर रहे हो ना, जब आप कार चला रहे हो तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी होता है कि चलो यार कार चलाना या बाइक स्कूटी चलाना सीख रही हूँ है ना। और थोड़ा सा डर भी रहता है, स्ट्रेस भी रहता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, गिर ना जाऊँ, हाथ पैर ना टूट जाए है ना। तो डर भी रहता है और अच्छा भी लगता है कि चलो खुशी भी होती है यार, चलो मैं बाइक चलाना सीख रही हूँ कम से कम, है ना। तो दोनों चीज़ें आ जाती है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, फर्स्ट टाइम कोई डेट पे जाता है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होता है और थोड़ा स्ट्रेस भी होता है ना। तो ये तीनों चीज़ें हमने देखा कि स्ट्रेस का जो है ये गुड में आ जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेना भी सही है, यदि स्ट्रेस नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम वर्क को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। अब एग्जाम का स्ट्रेस है, थोड़ा सा टेंशन हो रहा है तो हम पढ़ाई करेंगे, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री, तो कोई पढ़ाई करने वाला है क्या? नहीं करेंगे ना। तो थोड़ा सा यू स्ट्रेस होना भी आपका ज़रूरी है। There are many triggers for this good stress and it keep us feeling alive and excitement about the life. ये good stress होता है, ये trigger करता है हमारी good stress and keep feeling, हमको जिंदा रखने के लिए और excitement रखने के लिए हमारी लाइफ में ये stress का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे distress। distress क्या होता है अब? क्या होता है? बैड स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस कैन हैव बैड डिटोरियरस इफेक्ट ऑन द हेल्थ। जो हमारा नेगेटिव स्ट्रेस होता है उसका हमारी हेल्थ पर भी गलत प्रभाव पड़ता है, उसका नेगेटिव हमारी हेल्थ पर भी प्रभाव। एक मिनट,
जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है उसके हमारी लाइफ में डिटोरियस, हमने क्या बोला, बैड और नेगेटिव स्ट्रेस। ये क्या है, बैड स्ट्रेस है, नेगेटिव स्ट्रेस है। इसकी हमारी लाइफ पर क्या होता है, गलत प्रभाव पड़ता है, हमारी हेल्थ भी खराब होती है इसकी वजह से। Distress, it is harmful and may exhaust adaptive capacities of individual. Good stress is associated with the adaptation and necessary for growth and development. Acute or short-term stress result when the biological stress response is activated for minute to hour. Repeated short-term stress is experienced during most of the day-to-day life situation. क्या होता है आपका जो यू स्ट्रेस है ना, यही क्या हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है, बार बार आपको वो स्ट्रेस आ रहा है ना। एक बार आपको ट्रिगर किया थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है, पर वही चीज़ यदि रिपीटेटिव हो रही, घंटों तक हो रही है, डे टू डे हो रहा है, डेली लाइफ में हो रहा है, तो वही जा करके बाद में क्या बन जाता है, डिस्ट्रेस बन जाता है ना। एक स्ट्रेस तो चलो थोड़ा बहुत है तो वो पॉजिटिव है, डिस्ट्रेस हो गया मतलब उस चीज़ से आप पूरा डिस्ट्रैक्शन होने लगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, बार बार वो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है आपके ब्रेन को। तो बाद में क्या बन जाता है, मतलब बार बार रिपीटेटिव हो रहा है, 2-4 घंटे तक हो गए, डे टू डे हो रहा है ना, ऑनगोइंग लाइफ में आपकी सिचुएशन आ रही है, उससे रिलेटेड आपको बार बार वो चीज़ ट्रिगर कर रही है, तो वो क्या बन जाता है, डिस्ट्रेस बन जाता है। अब डिस्ट्रेस बाद में और लॉन्ग टर्म तक जाता है, तो फिर हम देखेंगे कि ये कैसे आपका हाइपर स्ट्रेस बन जाता है और क्रॉनिक और इसमें एक्यूट में आ जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कौन सा, ये वाला है ना, क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म। अब एक कैसे क्रॉनिक बन रहा है, कैसे लॉन्ग टर्म तक जा रहा है। क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिजल्ट व्हेन द बायोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड फॉर द मंथ और ईयर। अभी क्या देखा हमने, जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है हमारा फर्स्ट स्ट्रेस, ये क्या हो गया हमारा लॉन्ग टाइम तक, या तो आपका मंथ तक या ईयर तक, वो कंटिन्यू आपके मन में चल रहा है, कंटिन्यू आपको थॉट आ रहे हैं, आप उससे क्या बोलना चाहिए, वो आपका पीछे नहीं छोड़ रहा, आप उससे अलग नहीं हो पा रहे हो, है ना, कैसे भी करके वो विचार आपके माइंड में आ रहे हैं। तो क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म तक जा रहा है तो वो क्रॉनिक बन गया। क्रॉनिक मतलब कि ऐसे डिसीज या कोई भी चीज़ जो हमको 15 डेज से ज़्यादा तक हो रही है, तो उसको हम क्या क्रॉनिक में कंसिडर करते हैं। इट कैन बी ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेसर लाइक केयरिंग फॉर समवन हु इज क्रॉनिकली इल। कोई ऐसे लंबे समय से भी इल है और हम सोच रहे हैं कि यार ये कब से बीमार है, ऐसा वैसा करके, है ना, इसको इससे अच्छा तो बोले फिर ये डेड हो जाता तो वो अच्छा रहता है ना। काफ़ी टाइम से लोग इस लॉन्ग टाइम पर बेड रिडन पेशेंट है। इट कैन बी ड्यू टू हो गया, एक मिनट, Below numerous short-term stressors will the insufficient time for return or resting stage. Chronic stress is the most serious type of the stress that can lead to harmful health or even death, है ना। ये जो क्रॉनिक है आपका, जैसे आपने देखा है भाई 1 मंथ से या 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपको कंटिन्यू वो चीज़ें ट्रिगर कर रही है, कंटिन्यू आपका जो स्ट्रेस है बना हुआ है, तो वो लॉन्ग टाइम में जा करके क्या करता है, आपके डिसीज को भी प्रॉब्लम करता है और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है फिर हमारा हाइपर स्ट्रेस। ये हाइपर हाइपर या ओवर स्ट्रेस। हाइपर स्ट्रेस इज द टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये भी एक स्ट्रेस का टाइप होता है, दैट कम व्हेन पर्सन इज फोर्स टू परफॉर्म अबव देयर नॉर्मल कैपेसिटी, है ना। ये कब आता है हाइपर स्ट्रेस, ओवरलोडेड पर्सन है, आपकी जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, आप उसको बोल रहे हो कि भाई इससे ज़्यादा आप काम करके दो, है ना, अब उसकी इतना एबिलिटी नहीं है, आप बोल रहे हो भाई 12-12 घंटे काम करो, इतना टास्क कंप्लीट करो, इतना टारगेट अचीव करो, तभी आपको छुट्टी मिलेगी, तभी आपको सैलरी मिलेगी, तो वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है। तब कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है हमारा, हाइपर स्ट्रेस। In this fast-paced world life in today, many of us feel stress out of the heavy workload and tight deadline, resulting into hyper stress. In men experiencing this type of stress find that this emotion run higher and smallest event can trigger highly emotional outbreak. ये क्या हो रहा है, आपको आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम दिया जा रहा है और डेडलाइन पर आप कोई काम कर रहे हो, डेडलाइन पर जैसे अभी देखा है तो भाई एग्जाम का टाइम आ गया, साल भर से पढ़ाई नहीं करी और बस 2 दिन में एग्जाम है ना, और उसमें एग्जाम में ज़्यादा गैप भी नहीं है,
तो अभी डेडलाइन आ गई भाई, अभी करनी पड़ेगा, करो या मरो, है ना, डू और डाई का कंडीशन आ गया। तो अभी क्या हो रहा है, आपको हाइपर स्ट्रेस आ रही है भाई अब कैसे पढ़ूं क्या पढ़ूं। तो उस समय ना पढ़ाई में मन लग रहा है ना किसी अदर एक्टिविटी में, तो वो पढ़ाई उस समय नहीं हो पाती है ना। थोड़ा स्ट्रेस है तो ठीक है, पर हाइपर हो गया तो फिर कैसे पढ़ोगे। तो बार बार वही चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है। उसके बाद आता है हमारा हाइपो स्ट्रेस, ये लास्ट और रह गया। हाइपर स्ट्रेस का अनदर नेम है अंडर स्ट्रेस। इसे एक्चुअली अपोजिट ऑफ हाइपर स्ट्रेस, ये हाइपर स्ट्रेस का जस्ट अपोजिट होता है। इट हैपन व्हेन ए पर्सन इज कॉन्स्टेंटली बोर्ड, यदि आप रेगुलर कंस्टेंट बोर हो रहे हो, है ना, तो तब आपको आ जाता है समवन इज अनचेंज जॉब सच एज पोस्ट ग्रेजुएट नर्स वर्किंग इन द शॉप store doing in same job over and over every day may experience hyper stress. When a person experience this type of stress they frequently restless and अनइंस्पायर्ड, है ना। तब आप जैसे एक नर्स ने ग्रेजुएशन किया, डिग्री डिप्लोमा लिया, पर वो एक शॉपकीपर पे का काम कर रही है, एक शॉप पर काम कर रही है। तो डेली लाइफ में उसको क्या हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है कि भाई मैं ये क्या कर रही हूँ, कैसा मैंने ग्रेजुएशन किया, और थोड़ा थोड़ा उसको स्ट्रेस आ रहा है, अपनी जो भी वर्क लाइफ है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है ना। तो उसको डेली लाइफ में जो भी वर्क वगैरह करने में क्या बोलना चाहिए, उसको स्ट्रेस आ रहा है ना, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, स्ट्रेस नहीं आ रहा है, हैप्पीली उस काम को नहीं कर रही है, और जल्दी से रेस्टलेस हो जा रही है और अनइंस्पायर्ड हो जा रही है। और कोई ऐसा काम है जिसको हम एक इमोशनल कनेक्टिविटी से कर रहे हैं, या जो हमारे गोल की ओर जा रहा है, जिसमें हम एक्टिवली इन्वॉल्व है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे को और एनर्जी आती है। 12 घंटे भी हम काम करेंगे तो भी हमको थका हुआ महसूस नहीं होगा, है ना। जैसे दशरथ मांझी था, अकेले व्यक्ति ने पूरा पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया, है ना। और भी लाखों उदाहरण पड़े हैं ऐसे। तो क्या होता है, एक हमको पॉजिटिव एनर्जी आती है, फिर हम जब नहीं रुकते तब हमारा टाइम हो जाता है, हम तब उसको स्टॉप करते हैं जब हमारा काम पूरा हो जाता है ना। जैसे कि भाई मुझे कुछ वर्क करना है, तो मैं ऐसा नहीं भाई 12 बज गए मुझे स्टॉप करना है, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा, भले रात के 2 बज जाए 3 बज जाए, मैं उसको करते रहता हूँ, है ना। और फोकस भी होना चाहिए, भाई एक काम को आप कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन आपको हटा देना है। मोबाइल, टीवी, फ़ोन जो भी है, पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई करना है, एन्जॉयमेंट कर रहे हैं सिर्फ एन्जॉयमेंट करना है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट, एक समय में एक ही काम, मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए। उसमें आपका फोकस रहता है, भले ही आप 3 घंटे पढ़ रहे हो और 3 घंटे में बीच बीच में मोबाइल चला रहे हो, नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह चेक कर रहे हो, तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा मोबाइल को रखो साइड में, नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ करो, चाहे तो ऑफलाइन डिक्शनरी डाउनलोड करो या डिक्शनरी लेके रखो, एक बुक, कुछ भी वर्ड मिलता है उसमें सर्च करो, है ना। तो एक समय पे एक ही काम, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वो आपका काम अच्छे से हो जाता है, और 3 घंटे की जगह सिर्फ 1 घंटे भी पढ़ोगे तो भी वो भी आपका आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। पर 3 घंटे पढ़ोगे और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो कोई मतलब भी नहीं है। तो हाई स्ट्रेस कब आता है, तब आपको आपकी पसंद की जॉब नहीं मिलती, आप उसमें अनइंस्पायर्ड रहते हो, रेस्टलेस रहते हो, और आपको वो चीज़ें करनी पड़ रही है ना। जैसे नर्स है तो उसका काम था भाई हॉस्पिटल में वो काम करती, और वो शॉपकीपर का काम कर रही है, तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सम अप कर लेते हैं, उसके बाद फिर छुट्टी। क्या क्या सीखा आज हमने, पहले तो हमने नॉर्मल समझा कि भाई हमारे इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर। उसके बाद हमने थोड़ा थ्योरेटिकली स्टेप बाय स्टेप उसको समझा। उसके बाद हमने स्ट्रेस का नेचर देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा कि क्या क्या स्ट्रेस होता है। टाइप में हमने देखा यू स्ट्रेस, जो कि हमारा गुड स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आना किसी भी काम को लेकर के। उसके बाद देखा एक्यूट स्ट्रेस जो आपके शॉर्ट टाइम का है ना, ये एक्यूट में आ गया। लॉन्ग टाइम में क्रॉनिक, वही चीज़ बार बार हो रही है, 1 ईयर हो गया, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, तो स्ट्रेस में वो आ गया आपका लॉन्ग टर्म में। ये दोनों ही बैड होते हैं। उसके बाद देखा हाइपर में क्या देखा हमने, हमारी वर्कलोड से, हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हमको कोई काम दे देना, भाई ये काम आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या हो गया, हाइपर स्ट्रेस आ गया। हाइपर स्ट्रेस में थोड़ा थोड़ा आप स्ट्रेस है कि भाई जो आपका पसंद का काम नहीं है या जो आपको अच्छा नहीं लगा, पर आप उसको डे टू डे कर रहे हो, तो इतना तो ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, इतना आ रहा है तो ठीक है। हो गया लेक्चर, 1 मिनट। हाँ, ये सब, ये दोनों तो नॉर्मल है, कॉमन है, ये तो होना चाहिए। पर यदि इससे ज़्यादा हो रहा है, आपका हाइपर में आ रहा है और एक्यूट स्ट्रेस है, एक्यूट भी बाद में क्या होगा, शॉर्ट टाइम के बाद लॉन्ग टाइम बन जाएगा वो, है ना। तो ये सब नेगेटिव में आ जाता है, ये सब सही नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वीडियो से स्टॉप कर दो।